पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला का, उसके पाकिस्तान प्रेम की। लोकसभा चुनाव के लिए कल तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बयान ने हंगामा मचाकर रख दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को एक बयान दिया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके हमारा था, हमारा है और वहां के लोग स्वयं भारत में मिल जाएंगे। राजनाथ सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास एटम बम है और दुर्भाग्य से वे परमाणु बम हमारे ऊपर गिरेगा। यानी बात कर रहे थे अपने इलाके की, जम्मू कश्मीर पर वो आके गिरेगा, ऐसा उनका कहने का मतलब था। जिसके बाद बयान पर बवाल मच गया है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर यूपी के सीएम और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान नई बात नहीं है, यह स्वार्थ का गठबंधन है, इसलिए ये लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे भारत के दुश्मन खुश रहें। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो भारत के पास कोई पटाखा नहीं है। देश के अंदर मुसलमानों का वोट लेने के लिए एक नई मुहिम छिड़ी है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान प्रेम में फारूक अब्दुल्ला फूल जो गए हैं और जो एटम बम से भारत नहीं डरता, ये बात वो भूल चुके हैं। और सवाल ये भी कि कश्मीर के नेता अपना पाक प्रेम कब छोड़ेंगे। और आखिर में सवाल ये भी कि पीओके से कब लौटेगा पाकिस्तानी कब्जा, वहां की फौज कब हटेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारी रिपोर्ट को देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग है। इस बीच चुनावी रण क्षेत्र में पीओके की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला है। केंद्रीय रक्षा मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और उसके पास भी परमाणु बम है जो हम पर गिरेंगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। दरअसल 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है उसे देखते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनने के लिए कहेंगे। मैडम, आज चिंता मत करो। मैडम भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान नई बात नहीं है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसलिए ये लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जो भारत के दुश्मनों को खुश करे। इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे
और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इस स्वार्थ का गठबंधन है। आपको बता दें कि पीओके को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि ये भारत का हिस्सा है और भारतीय संसद के एक प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि पीओके देश का हिस्सा है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा और सवाल ये कि भाई इस तरीके का बयान आपने दिया तो क्या सोच के दिया, इससे लाभ तो भारत को कोई होने वाला नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये पाकिस्तान के लिए एक सबूत बन जाता है, एक उनके लिए एक स्टेटमेंट बन जाता है जिसका इस्तेमाल अब पाकिस्तान ज़रूर करने वाला है। वो कहेगा कि देखिए भारत में बैठे नेता और फारूक अब्दुल्ला ऐसा बयान दे रहे हैं कि अपनी जनता को समझाएंगे, क्योंकि वो पाव किलो पौना पौने किलो ये सब एटम बम की जो बात है अपनी जनता को भी ये पट्टी पढ़ाते हैं और फिर से इन बयानों का दौर जो है वो आरंभ हो जाएगा। और भाजपा के लिए तो मौका है ही है, सत्ता पक्ष के लिए मौका है ही है। अब विपक्ष भी इसमें थोड़ा घिरता हुआ इस लिहाज से नजर आया कि भाई इस तरीके के बयानबाजियों से क्या बचना चाहिए। मैं चाहूंगा तमाम हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आए, जिस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। स्वागत करना चाहूंगा आलोक वत्स हैं यहाँ पर, प्रवक्ता भाजपा के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। और रिटायर्ड मेजर जनरल AK सेहवाग साहब, आपका भी धन्यवाद, रक्षा विशेषज्ञ आप हैं, आपने भी यहाँ पर समय निकाला। अब पूरे मामले को समझते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए और इस बयान के क्या मायने होने चाहिए, शुरुआत करते हैं आलोक जी आपसे, क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट पर राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट था कि भाई हमें युद्ध करने की भी जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भारत की तरक्की देख के पीओके से जो लोग हैं, जो भारतीय ही हैं, जो कि भारत के ही नागरिक हैं, वो हमारा ही अंग है, अभिन्न अंग है, वहां से लोग चल के वापस मान लेते हैं कि यहां पर आ जाएंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि भाई उनके पास एटम बम है, तो अब क्या किया जाए, ऐसे बयानबाजियों से क्या समझा जाए और क्या मैसेज विदेश में जाता है और देश के अंदर भी जाता है? देखिए शिवम जी, फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये लोग अमूमन अपने लिए कहते हैं, अगर मेरी किसी से फाइट हो, लड़ाई हो, तो मैं बहुत देर तक चुप रहूं, तो अंत में जब मैं गुस्से में आता हूं तो मैं कहता हूं मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। उनका ये कथन, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ये दर्शाता है कि ही इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानीज, एज अ पाकिस्तानी, फॉर अ पाकिस्तानी, इन फेवर ऑफ पाकिस्तानी। और उसके बाद उनके एटम, कौन नहीं जानता उनके पास एटम बॉम्ब है। आलोक जी आप कह रहे हैं वो फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी है, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी है? मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तानी है, मैंने कहा उनका ये कथन ये दर्शाता है कि वो और पाकिस्तानी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, उनके बन के कहा जी उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अगर वो एक भारतीय नागरिक होने का दावा रखते हैं तो उनको कतई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और भी बातें कह सकते थे वो, लेकिन ये कहना उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, वो हमको सबक सिखा देंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास एटम बॉम्ब है। इट इज अ नोन फैक्ट उनके पास एटम बॉम्ब, लेकिन एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने के बाद के पहले पाकिस्तान को 3 बार सोचना पड़ेगा। आज वो नेस्त नाबूद होने की कगार पे है, नेस्त नाबूद हो चुका है, और भारत की औकात पाकिस्तान ने देख रखी है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में। यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ, विदेशी मामलों के जानकार बैठे हुए हैं, वो खुद इस बात की पुष्टि करेंगे जब यूक्रेन में भारतीय बिल्कुल हुआ भारतीय झंडा दिखाने पे, याद रखिए उस समय पाकिस्तान के बच्चे भी इंडिया का झंडा लगा के रेस्क्यू किए थे, अपने को करवाए थे, क्योंकि भारत की शान थी, भारत की आन थी, जिस पर कोई आंच नहीं उठा सकता था। और सीज फायर करवा दिया था नरेंद्र मोदी जी ने दोनों नेताओं से बात करके, पुतिन से और जेलेंस्की से कि 6 घंटे के लिए अब युद्ध विराम रुकिए, मुझे अपने बच्चों को वहां से इवैक्यूएट करवाना है। हमने सिर्फ अपने बच्चों को इवैक्यूएट नहीं किया, हमने उन बच्चों ने हमारे झंडे के साथ खुद को भी रेस्क्यू किया। पाकिस्तान की क्या हालत है, पीओके में कौन रहना चाहता है, वहां के लोग आम आवाज बोल रही है कि हमें एक नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए। ये चोर लुटेरे उचक्कों की जमात उनको लीड कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ये हाँ, अपने कुछ दिन के बाद
देश चला जाता है। चलिए, मैं वही कह रहा हूं कि भाई हम भी चाहते हैं कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बन जाए। साहब का ये कतई एक भारतीय बनने का एहसास नहीं कराता है, मेरा इतना ही कहना। ठीक है, बिल्कुल। चंद्रमोहन शर्मा जी, एक पॉलिटिकल लिहाज से अगर इसको देखा जाए, क्या केवल इसको पॉलिटिक्स ही समझा जाए और पाकिस्तान के लिए अगर बयान निकलना था, एक सीनियर लीडर के तौर पर भी फारूक अब्दुल्ला को अगर ये सोच लेते कि भाई चूड़ियां नहीं पहनी हैं, एटम बम है उनके पास, भाई एटम बम तो भारत के पास भी है, और चूड़ियों वाला बयान जो है ये क्या खाली आपको लगता है राजनाथ सिंह के विरोध में जाने के लिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई रक्षा मंत्री ने कह दिया तो उनको ये पता होना चाहिए, या फिर इसके कोई और भी मतलब को निकाला जा सकता है? क्योंकि गठबंधन में तो आप लोग हैं, अब इसका बचाव कैसे किया जाए, आवश्यकता है या नहीं, वो भी आपका विकल्प आपके पास है। चंद्रमोहन जी, मतलब नहीं है कि कोई भी बयान दे दे तो उसकी जिम्मेवारी उसकी होगी, पहला। दूसरा यह है कि जुमले बोलने वाली पार्टी अगर जुमला बोलती रहे तो दूसरी पार्टी के व्यक्ति कोई जुमला बोल रहा है तो उसे बड़ा क्यों बना रही है वो? और या तो भाजपा माने कि उसका तंत्र और उसकी सरकार बहुत कमजोर है, कि उसके इस कमजोरपन के कारण अगर कोई नेता जो बयान उनको लगता है गलत है वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करती है, उसमें कार्रवाई नहीं करती, तो कमजोर तो सरकार हुई। और मजा लेने के लिए स्टेटमेंट किसने दी? सरकार के मंत्री ने दी। तो या तो वो इसको मोहर लगा दे कि हाँ वो जो कश्मीर है उसको अपना अंग मान रहे हैं और उस कश्मीर को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मोहर लगाए, शब्द में चर्चा करे और कब्जा कर ले। और अगर जिस तरह का जुमला ही कहा है तो फिर वो दूसरा स्टेटमेंट भी जुमला है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी भाजपा को करना चाहिए। सरकार भाजपा की है तो उस पर डिबेट किस बात की? स्पष्टीकरण भी अगर लेना है तो फिर वो उसी जिसने बोला, उसी पार्टी के नेता ने बोला, उससे लेना चाहिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, तो आप क्या इस बात को जुमला मानते हैं कि अगर भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है कि पीओके कभी ना कभी हमारे पास आ जाएगा, इस बात को आप पहले इसको जुमला कह रहे हैं क्या? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीके हमारे सदर जुमला है, लेकिन ठीक इलेक्शन के समय अगर ऐसी कोई बातें सरकार बोलती है तो वो अपनी वजह बताए क्यों बोल रही है। वो अभी जिस देश के अंदर बेरोजगारी है, जिस देश के अंदर महिलाओं का अपमान हो रहा है, जिस देश के अंदर देश के ऊपर कर्जा चढ़ गया है, महंगाई सर पे खड़ी हुई है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। और चर्चा हो रही है कि पीओके के बारे में, तो ये देश की जनता को बताए सरकार कि वो क्या चाहती है। वो मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है, मुद्दों को कुछ योगदान देना चाहती है, कोई स्टेटमेंट देगा उस पर बात करना चाहती है। ये तो बड़ा बचकाना सा सिस्टम दिख रहा है मुझे कि देश इलेक्शन के मोड में खड़ा हुआ है और रक्षा मंत्री पीओके की बात कर रहे हैं। फिर एक स्टेट का नेता वो अपने वक्तव्य को ये जोड़ के बोल रहे हैं कि उनके पास बम नहीं है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो तो एक जनरल कॉमन सी बात है, लेकिन अब कॉमन सी बात को अगर कार्रवाई करनी है तो सरकार को करनी चाहिए ना, उसमें गठबंधन क्या करेगा? नहीं देखिए, नहीं, लेकिन अगर आपका उससे गठबंधन है तो इसी लिहाज से सवाल है, क्योंकि अगर सवाल आपसे नहीं तो फिर किससे? हाँ, गठबंधन तो बीजेपी का भी था, जिन्होंने भगवान राम के पिता दशरथ के साथ अपमानित शब्द करे थे, तो इन्होंने तोड़ दिया क्या? गठबंधन तो इनका भी तब था जब डीएनए पे पेशेंट खड़ा करा था, फिर उसके बाद दोबारा अपने साथ रख लिया। गठबंधन तो इनका उसके साथ भी था जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज इनको अपने साथ रख लिया। तो ये गठबंधन की प्रोसीजर के ऊपर ये मुद्दे की चर्चा स्वाभाविक नहीं है, उस पर तो सरकार कमजोर है। अगर सरकार को लगता है कि कोई बयान उन्होंने दिया है तो सरकार को उसकी स्पष्टता देनी चाहिए, बिल्कुल उनका मंशा क्या है, और अगर कोई बयान देश के प्रति गलत गया है और वो देश को घातक हो सकता है तो उस पर कार्रवाई के लिए सरकार अपनी सिस्टम बताएगी, करना जा रही है। देश की जनता तो यही मांग रही है, आज सिर्फ जुमले नहीं मांग रही। नहीं, ठीक है चंद्रमोहन जी, जुमले की बात आप आरोप लगाएं जो मर्जी कहें, लेकिन फिर ये आपने जुमले की शुरुआत करी, पीओके से उस बात को अगर हम ना जोड़ें तो फिर ठीक है, नहीं जोड़ते हैं आपकी बात, लेकिन चरणजीत सिंह जुमला तो कहते हैं, बोलते हैं, जुमले बोलते हैं बार बार इलेक्शन के टाइम। ठीक, नहीं, आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी बोलती है ना बीजेपी को कि भाई आप जुमलेबाज पार्टी हैं, कि आप जुमले देते हैं, तो आपने इस पीओके वाले, अगर देश की जनता को थोड़ी इच्छा तो है ना कि भाई पीओके हमारे पास आ जाए, अब उसमें जो प्रॉब्लम रहेंगी वो तो सारी सबको पता है, फौज को पता है, नेताओं को पता है, लेकिन उस पर अगर कोई रिएक्शन फारूक अब्दुल्ला का, चलिए वो मुद्दा भी मैं ठीक है, उसको मैं यहां पर आपकी बात को मान लेता हूं, आपने जो कहा ठीक है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी अगर पुंछ हमले को लेकर
पुंछ हमले को लेकर चरणजीत चन्नी की तरफ से भी अगर बात यही आ जाए, इसको पॉलिटिकल स्टंट कह दें भाई, जो आतंकी हमला हुआ है, तो क्या वहां पर भी इसको इतने पे खाली मान लेना चाहिए कि वो भी एक बयान दे दिया गया एक नेता के द्वारा, हालांकि वो तो कांग्रेस पार्टी के हैं? फिर इसको कहां तक माफी इसकी चलेगी साहब? देखिए, बिल्कुल अगर कोई गलत बात होगी तो उसको कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से अपने साथ नहीं जोड़ती है। लेकिन अब बात देखिए फिर विषय क्या आती है, 10 साल के गुजर जाने के बाद भाजपा के पास अपने काम का बयान करना तो देश की जनता के सामने है नहीं। अब वो ढूंढती है, फिर वही जुमले वाली बात आएगी। आपने 15 लाख रुपए की जब बात करके सपनी थी, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, तो उसको बताइए ना, आपने उस पर क्यों पीछे चले गए? तो अब आप पीओके की बात कर रहे हैं, तो पीओके के लिए कौन देश का नागरिक आपसे मना कर रहा है? लेकिन आप कह रहे हैं कि वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के मुसलमानों को आप आज तक चेक नहीं कर पाए, उसके ऊपर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप ही के नेता एक वर्ग एक धर्म को अपमानित कर देते हैं। तो ये तो देश की जनता आज पूछ रही है भाजपा से कि आपकी नीति क्या है। चलिए ठीक करिए आप देश को, बिल्कुल आप कहां लेके जाना चाहते हैं। चलिए, आपकी बात यहां पर रखी। अब मैं आता हूं इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय जो इसके रेपरकशंस हैं, इसका क्या प्रभाव है। सुरेंद्र स्वामी जी, पहले आप पर आऊंगा, फिर शिवाज जी, आपसे मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी जानना चाहूंगा। लेकिन क्योंकि सुरेंद्र स्वामी जी, अब एक मैसेज चला गया, फारूक अब्दुल्ला ने बयान दे दिया, अभी बात यहां पर खत्म तो हो नहीं जाती। पाकिस्तान इस बयान के चिथड़े उखाड़ेगा, इस बात को डाइसेक्ट करेगा, इसका एक तरीके से पोस्टमार्टम करेगा और अपनी देश की जनता को बताएगा। फिर हर जगह जाके वो ये रोना रोएगा कि देखिए इतने शक्तिशाली देश हैं, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, न्यूक्लियर बम है साढ़े को, ये सारी बातें वो करने वाले हैं। सुरेंद्र जी, नहीं, देखिए ऐसा है कि फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान कोई पहले बार नहीं दिया है। वो पहले भी कहते रहे हैं, वो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत के हिमायती रहे हैं। इसका बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और पीओके पे पाकिस्तान ने हमला किया, उस समय एक एग्रीमेंट को दरकिनार करके और सेना को बीच में ही विड्रॉल करा करके और जो एक प्लेटर पे इनके पिताजी को देश में देश दे दिया था। आपको मालूम होगा उस समय कश्मीर में प्रधानमंत्री कहलाता था, वहां पे भारत का संविधान नहीं चलता था। तो ये उस परिवार के वारिस हैं, तो इन्होंने तो जिंदगी भर प्रधानमंत्री, इनके बाप को प्रधानमंत्री देखा है, उसी जमाने के ये लोग हैं। और उनको जो सपोर्ट रहा उस समय की कांग्रेस सरकार से और बाद में पाकिस्तान से, तो ये एक नेक्सस बना हुआ था, पाकिस्तान, कांग्रेस और कश्मीर का एक नेक्सस बना हुआ था। और उसी नेक्सस में जब आज कश्मीर इतनी कमजोर, पाकिस्तान इतनी कमजोर स्थिति में है और फाइनेंशियली भी है और मिलिटरीली भी है और हर तरह से वो सब तरह से पूरी डिप्लोमेटिकली भी है, तो उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट इनकी जिम्मेदारी बनती है देने की। अब चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो गठबंधन के लोग हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, तो उनके बयान तो उसी स्टाइल में आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान कमजोर हो। देखिए, जब जब भाजपा सेंटर में रही है तब तब पाकिस्तान कमजोर रहा है। आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से देख लीजिए, और मोदी जी के जमाने में आने के बाद तो खत्म हो गया। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, मिलिटरीली और दूसरे तरीके से, पाकिस्तान हमेशा से मजबूत स्थिति में बनता रहा है। तो अब फारूक अब्दुल्ला को कैसे बर्दाश्त होगा कि उनके जो भाई लोग हैं वो वहां पे इतने बर्बादी के मुहाने पे खड़े हुए हैं, भारत उनसे बात नहीं करना चाह रहा है, कश्मीर से 370 हट गया है, जो उनका एक प्रधानमंत्री कहलाते थे अब वहां से लेह, लद्दाख, कारगिल भी निकल गया है। तो उनकी बातें तो होनी है, लेकिन ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्या बोलता है ये डायसेक्ट करके किस किस को कहेंगे, सुनता कौन है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज इनकी सुनी जाती तो इनकी ये स्थिति थोड़ी होती जो आज पाकिस्तान की स्थिति है। इनको तो अपने मुस्लिम देश सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इनको तो जो मुख्य मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, वही इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो फारूक अब्दुल्ला की तो मजबूरी है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसको लग रहा है कि भाई धीरे धीरे एक किस स्टेज से हमने शुरू किया था हमारा परिवार और आज हम कहाँ के खड़े हो गए हैं, तो वो उनकी बात है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इसमें जो वो बोलते रहते हैं, अरे एटम बम तो शुरू से थे, 65 जब 71 की लड़ाई हुई तब क्या इनके पास एटम बम नहीं थे? जब कारगिल की लड़ाई हुई तो तब क्या पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं था?
तो ये सब बोलना वो इसीलिए बोलते हैं, वो कहने के लिए कि भैया देखो पाकिस्तानियों, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि भारत आपसे वार्ता करे, और आप जो भुखमरी की कगार पे खड़े हैं, हर तरफ से आइसोलेट हैं। अब तो ये हालत हो गई है इनकी कि इवन जो अफगानिस्तान से इनका बॉर्डर लगता है, तालिबान की सरकार से भी इनकी भिड़ गई है। बिल्कुल इस सरकार के जिन तालिबानियों को इन्होंने सपोर्ट किया, उनसे भी ये लड़ मरे हैं। और अब तो जो भारत क्या है इस समय पूरी डिप्लोमेटिक तरीके से चल रहा है। बिल्कुल हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए जहां पे चीज सुई से निकल जाए वहां तलवार की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सुरेंद्र जी, वो कि अगर फारूक अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन उनकी बात को सीरियसली कोई नहीं लेगा, लेकिन एक मैसेजिंग तो पूरी जियोपॉलिटिक्स में जाती है। और फारूक अब्दुल्ला अगर ऐसा बयान दें तो वो कहेंगे कि देखिए भारत की तरफ से बयान आया, वो कोई फारूक अब्दुल्ला नहीं कहेंगे, वो कहेंगे एन इंडियन मिनिस्टर। कोई नहीं मानता है भारत की तरफ से बयान है, पर ऐसी बयानबाजी मैं तो कहता हूँ कोई नहीं लेता है, सिवा पाकिस्तान के इंटरनेशनल में। अगर कांग्रेस भी कहे ना तब भी उसको कोई नहीं लेता है इंटरनेशनल। आज वो स्थिति नहीं है। हमारी जो डिप्लोमेसी और जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है। ठीक है, आज फारूक अब्दुल्ला क्या, मैं तो कह रहा हूं अगर कांग्रेस पार्टी भी कहे तो उसकी बात को कोई इंटरनेशनल एरेना में सीरियसली नहीं लेने वाला। ठीक है, चलिए इसका तो चंद्रमोहन जी से पूछ लेंगे इसका। ऐसा भारत आज तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब वो जमाने गए जो भारत सफाई देता फिरेगा और सबको कहता फिरेगा, वो स्थिति नहीं है अब। चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जनरल सिवाज जी, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो मुद्दों के बीच में जो मुद्दा है वो पीओके का मुद्दा है। मैं तो कहता हूं ये पीओ हट जाना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हट जाना चाहिए। ये सीधा जो हमारा भारत का नक्शा, जो इतना सुंदर नक्शा है, वो वापस इतना सुंदर ही रहे और वो सारे हिस्से हमारे पास ही रहें। क्या दिक्कतें इसमें आपको लगता है आ रही है? ये फिर ऑपोजिशन कह देती है भाई आपकी ये जुमलेबाजी, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मिलिटरीली भाई कोई नहीं चाहेगा कि भाई कोई हमारा देश का जवान या फिर कोई हो, ऐसी कोई कैजुअलिटी हो, ऐसी कुछ हमें घाटे हो, कोई परेशानी हो, लेकिन वो हमारे पास आ जाए। राजनाथ सिंह कहते हैं हमें कुछ करना नहीं, वो अपने आप, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, गर्त में जा रहे हैं, वो अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे। क्या आप इन बातों से डिप्लोमेटिकली अगर हमें सोच के चलें, क्या ये चीज़ें संभव आपको नज़र में आती हैं, या फिर बूट्स ऑन ग्राउंड एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे ये संभव हो सकता है? हाँ देखो, बिल्कुल शिवम, दो तीन बातें। एक तो सच्चाई है, पूरा पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अटूट अंग है। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने भारत की गवर्नमेंट के साथ। ये उसके बाद भारत का हिस्सा होगा। हाँ, ये सच्चाई है। जब लड़ाई खत्म हुई 1948 में, तो कुछ एक हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई रखा पाकिस्तान ने, जो कि पीओजे के कहलाता है, और गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये सच्चाई है कि भारत का ये हिस्सा 1994 में एक रेजोल्यूशन भी पार्लियामेंट में पास हुआ कि ये भारत का हिस्सा है, ये वापस आना चाहिए। और 26 सीटें जो असेंबली में JNK में खाली छोड़ी जाती हैं, ये समझना चाहिए। दूसरी बात अब आती है कि क्या हम इसको वापस लेने के काबिल हैं? बिल्कुल हैं। देखो, दो बातें। एक तो आज जो स्थिति है, आप देखें, दो देशों के बारे में कंपैरिजन है। सच्चाई है, भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, अमन और शांति का दौर है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चल रही है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हो रहा है। आज अगर आप देखें पीओजे के में क्या हालात हैं, वहां खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, ना पे मिली, ना पेंशन मिली। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगर, मैं इन इलाकों में जा चुका हूं और मुझे पता है कि यहाँ पर भूखमरी है। आटे की कीमत 350 रुपए पर केजी है। जो एक मेन नदी थी नीलम, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है, जो 1 रुपए पर यूनिट है, वो पहले पंजाब में जाती है और फिर आती है पीओजे के में 54 रुपए पर यूनिट। तो आज जो है पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने मन बना लिया है। 11 मई को मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, आर पार की लड़ाई है। लोग कहते हैं हम पुंछ की तरफ जाना चाहते हैं और स्कार्दू से कारगिल की तरफ, और इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। अब ये बात सच्चाई है, आज वहां के लोग चाहते हैं भारत में मिलना। उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ डूब जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो डूबने के कगार पे है। सिविल वार जैसी सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और उसके रिलेशन अफगानिस्तान से भी खराब, ईरान से भी खराब, भारत के साथ। तो ऐसे में आज पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान से बहुत बड़ी आवाज आ रही है, वो भारत में मिलना चाहते हैं। अब क्या वो भारत में मिलने के लिए भारत को कुछ करना पड़ेगा? देखो, सच्चाई है, डिप्लोमेसी है, भारत को ये चीजें हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, मगर हमारे पास सब ब्लूप्रिंट है। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। अब जो पॉइंट फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि भाई अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए
कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास एटम बम है। यही स्टेटमेंट इन्होंने तब पास की थी पाकिस्तान वालों ने कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने म्यांमार में किया था, कि अगर आप पाकिस्तान में ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। मगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया उड़ी के बाद, कम से कम 17 इसके लॉन्च पैड को बर्बाद किया, 47 आतंकवादी मारे, घुस के पाकिस्तान के अंदर मारा। फिर जब इन्होंने पुलवामा किया, उसके बाद हमने बालाकोट किया, 90 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसे। यही नहीं पीओजे के, बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान में के इलाका छोड़ते हुए हम खैबर पख्तूनख्वा गए, वहां पर पूरा जैसे मोहम्मद का जो कैंप था उसको बर्बाद कर दिया। तो न्यूक्लियर हथियार तो उस टाइम भी थे। कहने का मतलब है न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। वो कोई लड्डू नहीं है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये न्यूक्लियर बोगी को पहले एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान का। और ये मैं अपने व्यूअर्स को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत में आएगा। इसके लिए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट कर रही है। उसके अंदर एक तो मैंने जो बताया कि वहां पर क्या हालात हैं, वहां पर आज की तारीख में माहौल पैदा हो गया है, वो भारत में मिलना चाहते हैं पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान। उनको लग रहा है वो 70 साल पीछे रह गए। अब वो कहते हैं कि हमें सेकंड क्लास सिटीजन माना पाकिस्तान ने। गिलगित बाल्टिस्तान में शिया पॉपुलेशन है जो हमारे कारगिल बटालियन है, वहां पर पंजाबी बसा दिए। तो सच्चाई है, आवाज वहां से आ रही है, इशारा हमारी तरफ से होगा और भारत की फौज इसके लिए पूरी तरीके तैयार है। जब भी कोई भी हुक्म मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और वो बिल्कुल किया काबिल है। और इसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 बार नहीं 3 बार बता चुके हैं कि भारत की फौज वो करेगी जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुक्म होगा। मगर हम काबिल हैं और ये होगा बिल्कुल बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए। और भारत के और भी सवाल मेरे सिवाज साहब आपसे रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, पुनः वापस आएंगे, बात करेंगे पीओके की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला के उस बयान के जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हैं और वो उनके पास एटम बम भी है। किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और बात कर रहे थे मुद्दे की जो है पीओके का मुद्दा। सेवाज जी, एक क्विक कमेंट आपका इस बात पर भी ले लूं कि ये भी आरोप लगाए जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो डेमोग्राफिक चेंज, वो देखिए ये नहीं कि भाई मुसलमान हिंदू ये वाला मैटर तो है ही नहीं यहाँ पर। अगर पीओजेके की बात की जा रही है, वो कहा जाता है कि जो वहां पर कश्मीरी हैं उनको पूरी तरीके से वाइप आउट करने का भी एक प्रकरण जो है वहां पर चल रहा है। वो चाहते हैं कि बाहर जो बाकी जगहों से जो उनके पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो वहां पर आके उनको बसाने का भी एक पूरा प्रक्रिया जो है वो भी चल रही है। कुछ इसके बारे में अगर आप बता सकें, ऐसा भी कुछ अगर वहां पर हो रहा है, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे बाकी गेस्ट के साथ। बिल्कुल शिवम, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के जो फौज है उसके अंदर ज्यादातर पंजाबी और पठान हैं। जो पुराने एक्स सर्विसमैन हैं उनको बसाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और वो इसी पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, क्योंकि वो डेमोग्राफिक पैटर्न इसलिए चेंज करना चाहता है कि जो ये कश्मीरी कम हो और पंजाबी ज्यादा हो। मगर अभी तक वो इतने सक्सेसफुल हुए नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स सर्विसमैन वहां सेटल हुए थे वो भाग गए, क्योंकि उनको लगा है कि काफी हद तक ये लोग उसके अगेंस्ट हैं, तो वो वहां से ज्यादा रुके नहीं है। और ये सच्चाई है कि अगर ये कहें कि भाई आपने पहले क्यों नहीं किया, अगर पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान आपका हिस्सा था। देखो, हर चीज के लिए समय चाहिए और जब फल जब पक जाता तभी गिरता है, क्योंकि अब ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले, खुद ही उसकी सिविल वार जैसी सिचुएशन है। चाहे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के भारत में मिलेगा। और ये आवाज भारत से नहीं, ये पाकिस्तान के पीओजे के गिलगित से, क्योंकि वहां के लोग मिलना चाहते हैं। उनको कह रहे हैं कि हमें झूठ बोला गया। अब हमें सोशल मीडिया का जमाना है, उनको लगता है कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है ये उनसे 70 साल आगे निकल गया है। यहाँ पर अमन है, शांति है, डेवलपमेंट का माहौल है, सड़कों का जाल बिछ गया है। तो ये सच्चाई है कि अगर इसके अंदर कुछ मिलिट्री पावर भी इस्तेमाल की जाएगी, मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना चुके हैं। और सच्चाई ये है कि कोई काम आप जब तक नहीं कर सकते जब तक अवाम आपके साथ नहीं। आज अवाम वहां के साथ है। और ये जो न्यूक्लियर हथियार की बात है, मैं शिवम एक बार और क्लेरिफाई करना चाहता हूं। न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ डेटरेंस। हमारी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज, पर इसका कतई मतलब नहीं कि कोई भी न्यूक्लियर हथियार भारत में इस्तेमाल करे। और भारत के अंदर काबिलियत नहीं है,
सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। भारत के अंदर पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ट्राइड है। हम आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से करके पाकिस्तान का मैप से ही बर्बाद कर देंगे, उसको नामो निशान मिटा देंगे। ये पाकिस्तान को भली भांति मालूम है, अगर वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा तो भारत के अंदर इतनी काबिलियत और शक्ति है कि भारत पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। तो ये कहना कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है तो इसलिए ये नहीं होगा, ये बिल्कुल कतई नहीं है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया, पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और पाकिस्तान खुद आज उस कतार पे है कि वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और आतंकवाद, और यही बात है कि ये कोई धमकी बहुत ज्यादा इसको सीरियसली इसलिए भी नहीं लेते कि भाई कौन सा देश ऐसा है जिसके पास, जो कि एक पूरा देश जिसको कहें, ईरान भी कह लीजिए, कितने ही देश है, सबके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो क्या कर लिया उन्होंने अपने दुश्मनों का? क्या कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। आलोक वत्स जी, अब आप पर वापस मैं आता हूं कि देखिए कुछ भी हो और इसको विपक्ष जो है, विपक्ष की पार्टी वो आरोप लगा देती है कि भाई ये सब कुछ प्री पोल का स्टंट है। जैसे चन्नी जी का जो बयान है, पंजाब के पूर्व सीएम, वो भी ये कह देते हैं कि भाई जो पुंछ में जो हमला हुआ है जिसमें हमारे एक जवान बलिदानी भी हुआ, ये सब इसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। एक तो पीओके का मामला तो है ही, लेकिन जब आप बात करते हैं कि भाई हमने कश्मीर में तरक्की की है, हमने फौज को ज़्यादा आज़ादी दी है कि भाई आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछने, जैसा आपको हमला आता है उससे बेहतर आपको जवाब देने का हम खुली छूट यहाँ पर दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन फिर विपक्ष हर चीज़ में इसको राजनीति ढूंढ लेता है। और इन आरोपों का जवाब भी तो फिर आपकी तरफ से कोई आना चाहिए कि भाई ऐसे अगर बयानबाजियां आती रहेंगी ये तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। देखिए शिवम जी, मैं अभी सुरेंद्र जी को भी सुन रहा था और रक्षा विशेषज्ञ जी को भी सुन रहा था, जिन्होंने बहुत डिटेल में उसके एक एक पहलू को, जिससे हम लोग बहुत सी चीजों से अनभिज्ञ हैं। रक्षा एक अलग मामला होता है, एक सेंसिटिव इशू होता है। एक पॉलिटिशियन को उसकी कितनी जानकारी हो सकती है, अनलेस कि वो कुछ ऐसे पोजीशन पे हो, रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा मंत्री हो या कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ हो। लेकिन आम जो हम, इन्होंने बहुत साफगोई से और बड़ा स्पष्ट ढंग से उनकी भी कमजोरियां बताई और हमारी भी मजबूती का बड़ा सही ढंग से खुलासा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कैनॉट अफोर्ड कि आज वो हमसे डायरेक्टली पंगा ले ले। जिस तरीके की अभी हमारी तैयारी है और नभ, थल और जल, ठीक है, नहीं लेकिन जल तीनों में जितनी मजबूती से हम आज विश्व में हम समझते हैं, तीसरे या शायद मैं गलत ना हूं, तो तीसरे या चौथे नंबर पे हमारा सैनिक बल पहुंच गया है। बिल्कुल है, चौथे पे। अगर तो हमसे किसी तरीके से अगर उलझने की कोशिश करेगा तो मेरे समझ से जो शिवाय साहब हैं, उन जैसे लोगों को शायद 24 घंटे भी नहीं लगेंगे उसको इतिहास में भेज देने में। बिल्कुल, लेकिन वत्स तरीके से सुनिए, जब हमने बालाकोट किया, क्या उस समय उसके पास एटम बम नहीं था? Why he didn't retaliate? क्यों नहीं किया उन्होंने? किसने रोका था? आज अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ठीक कहा उन्होंने, उसमें थोड़ी सी तब्दीली में करना चाहूंगा कि आज की डेट में वह 700 रुपए किलो आटा है, 140 रुपए का एक अंडा है। तो वहां के लोग त्राही कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहां कम से कम हम उन्मुक्त होकर सही ढंग से जी तो सके। हम जितना चाहते हैं उससे दुगुनी वेग से, दुगुने दिल से यहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं। पर आलोक जी, बिल्कुल आपकी बात है, क्योंकि समय का भी अभाव है। जो यहाँ पर चंद्रमोहन शर्मा जी वो तो कह देते कि भाई ऐसी बयानबाजियां चाहे राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी आती हैं और एक ऐसा मुद्दा बन जाता है। और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता की बात को, ये जुमले वाली जो आरोप आपकी पार्टी इश्यूज पर भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आता है, ये शर्म की बात है। कम से कम इन मसलों पर तो इकट्ठे साथ खड़े रहो, क्योंकि देश के बाहर का मामला है, देश के अंदर का मामला नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जुमले वाला आरोप लगाया चंद्रमोहन शर्मा जी ने, उसका कोई जवाब अगर देना चाहते हैं तो फिर आपको मौका, फिर चंद्रमोहन जी पर जा रहा हूं। आपने मुझे, हाँ बिल्कुल आलोक जी, आपको 10 सेकंड। मेरा कहना है कि इस वक्त हमें किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये देश के बाहर का मामला है, उस पर हमें इकट्ठा एक स्टैंड लेकर रहना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सी और जगह हैं। आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर संसद में भी पारित हुआ था। ठीक है, ये हमारा अभिन्न अंग है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार
आने में बिल्कुल बिल्कुल समय का अभाव है, समय का अभाव है। एक 10-20 सेकंड, ठीक है आलोक, 10-20 सेकंड चंद्रमोहन जी आपके लिए भी क्लोजिंग कमेंट्स के तौर पर। बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग कमेंट्स। हाँ चंद्रमोहन जी। अभी भी किसी बात की स्पष्टता इसलिए नहीं आई क्योंकि पूरी डिबेट के अंदर पीओके का जो मसला जा रहा है या उछाला जा रहा है वो इलेक्शन के दरमियान उछाला जा रहा है। आज देश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि अगर सरकार उस पर कोई एक्शन करना चाहती है पीओके पे, उसके वो विरोध बात करेगा, नहीं करेगा। अभी बड़ी की बात में आप कह रहे हैं कि बड़ी बात हो जाती है और पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि उस व्यक्ति के कोई वैल्यू ही नहीं है, कांग्रेस की भी कोई वैल्यू नहीं, तो द्वंद्व तो इन्हीं के अंदर है, हमारे में कहाँ है? नहीं वो फॉरेन एक्सपर्ट है। मेरी बात सुनिए, फॉरेन एक्सपर्ट। जिस सरकार सुनिए जिस सरकार ने 55 साल देश चलाया और जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हों और एक देश का नागरिक ये कहे कि उस सरकार की पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी नीति है ना, वो अपनी बात कह सकता है क्योंकि स्वतंत्र है, वो देश का नागरिक है। तो ठीक उसी तरह से देश के नागरिक होने के नाते मैं भी प्रश्न खड़ा करता हूं कि ऐसे जुमले सरकार इलेक्शन में क्यों छोड़ती है? वो यथार्थ में चित्रित करने के लिए 10 साल में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा, और अगर आगे आती है चलिए चंद्रमोहन जी, बिल्कुल समय खत्म हो चुका है, आपको पूरा मौका, सबको मौका दिया, लेकिन अंततः मैं यही कहूंगा कि भाई उनका कहना यह था कि पाकिस्तान के बयानों को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन हम पाकिस्तान के किसी बयान को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सेवाज साहब आपका, सुरेंद्र जी आपका, आलोक वत्स जी आपका, चंद्रमोहन शर्मा जी आप सभी का, जिस तरीके से पूरे बयान का हमने यहाँ पर एग्जामिनेशन किया, एनालिसिस किया और क्या पीओके आ जाएगा भारत के अंदर, तो आपने रक्षा विशेषज्ञ ए के सिवाज जी की तरफ से वो बात को समझा। और सारी चीजें टीवी पर डिबेट पर डिस्कस नहीं भी होती हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, भारत की सुरक्षा, भारत की फौज और जितने भी हमारे जो काबिल लोग हैं वो अच्छी भांति से भली भांति जानते हैं कैसे करना। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं।